अच्छे से सब पढ़ना स्टार्ट करो। जो लोग जीएसटी पढ़ रहे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इंस्टीट्यूट के बीच मैट में जो बीच के क्वेश्चंस होते हैं ट्राई किया करो। दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बस सब लेवल पे कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। ट्राई करना अच्छे क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, बट ट्राई करना। पहले खुद का पूरा दिमाग लगाना, और पूरा दिमाग मतलब इट डजंट मीन कि आप क्वेश्चन पढ़े, ट्राई किए, नहीं बना, छोड़ दिए। सर क्वेश्चन में सब कुछ ट्राई कर लेता है, ऐसा नहीं होता है सर। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यू शुड ट्राई दिस। आपके दिमाग की कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। ये रहा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं हम। Megraj and Company wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighboring state of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is the taxable event under GST. क्या होता है taxable event? Supply और leviability सर पंजाब के अंदर है तो CGST और SGST, और अगर दिल्ली गए तो IGST। नहीं नहीं नहीं, UTGST नहीं। Damodar Private Limited, registered in Delhi, is planning to transfer some goods to its branch registered in West Bengal, Delhi, West Bengal, without any consideration, so that the goods can be sold from the branch. The company believes that the transaction that will be undertaken by it would not qualify as supply, as no consideration is involved. Ascertain whether the transfer of supply of goods by the Damodar Private Limited to its branch would qualify as supply. अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे को यही आंसर एग्जाम में लिखना रहा, कैसे स्टार्ट करूंगा? मेरे को ही पता सर, क्या लगता है सप्लाई है कि नहीं है? इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिखोगे कैसे? स्टार्ट बताओ कैसे लिखोगे? ठीक है, ऐसे लिखना सर, एज पर सेक्शन 7 रीड विथ शेड्यूल 1, ऐसे लिखना। ठीक है, इसीलिए जीएसटी में इनडायरेक्टली आप सेक्शंस याद करोगे, इनडायरेक्टली ना करो तो कैसे लिखोगे? लिख ही नहीं पाओगे। शेड्यूल 1 3 मेंशन ही नहीं कर पाओगे, और 1 और 3 अगर मेंशन नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? तो इनडायरेक्टली करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी लिख दिए ना, अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं काट देंगे। भले ही बोलते हैं कि हम सेक्शन शेड्यूल्स में मार्क्स नहीं काटते, बट वो काट देंगे। तो आपका लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। दूसरी बात हमेशा याद रखना, जब भी थ्योरी क्वेश्चन में जब मुझसे पूछता है सर ascertain whether the transfer of goods by the Damodar Private Limited to the its branch would qualify as supply, तो मैं लास्ट में एक लाइन हमेशा कंक्लूजन की लिखूंगा और उसको बॉक्स में डाल दूंगा कि इन केस अगर एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है पूरा प्रोविजन और कुछ पढ़ने का, तो मेरी लास्ट वाली लाइन पढ़े और उसके बेसिस पे मार्क्स दे। मैं फाउंडेशन में भी जब लॉ पढ़ाता हूँ तब भी ये चीज सिखाता हूँ, आप अलग से रिप्रेजेंट कर दो, तो इन केस अगर उसके पास टाइम शॉर्टेज है तो वो आखिरी कीवर्ड की लाइन पढ़ के मुझे मार्क्स दे दे। अंडरलाइन करने की आदत रखना सर थ्योरी क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ जीएसटी में थ्योरी ज्यादा होती है सर एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में थ्योरी नहीं है, जीएसटी में थ्योरी बहुत ज्यादा है सर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। आंसर इजी है, आंसर की बात नहीं है। नहीं नहीं, सीधा शेड्यूल, आपने सीधा रीड विथ बोल दिया ना, आप कनेक्ट कर दिए शेड्यूल। अब सीधा शेड्यूल बताने जाओगे आप कि शेड्यूल 1 में ये कौन से पॉइंट के अंदर कवर्ड हो रहा है, या शेड्यूल 3 में, जो भी आप बोलना चाहोगे उससे कनेक्ट करके डायरेक्ट। अच्छा एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि सर जब हम मान लो शेड्यूल 1 का कोई एक ट्रांजेक्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अब हमें समझ आ गया शेड्यूल 1 का कौन सा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, सर क्या हमें वहां पर पूरा शेड्यूल 1 या पूरा शेड्यूल 3 डालना पड़ेगा? नो, नहीं, सिर्फ उस पॉइंट को, रिलेवेंट पॉइंट को समझाना होगा, बाकी और नहीं डालना होगा। इसलिए बता रहा हूं टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा डालना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा क्या करोगे, जो रिलेवेंस है वही डालना, बाकी मत डालना, क्योंकि जीएसटी में टाइम हमें बचाना है। एक बात एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखो, एग्जाम में 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में जीएसटी हमें कवर करना है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स में समय लगेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मई हो, सितंबर हो, जनवरी, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो। सर इनकम टैक्स टेक्स टाइम, फॉर्मेट होता है, वर्किंग नोट होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, टाइम लगता है। जीएसटी में इतने नहीं लोचे होते, तो यहाँ पर आपको टाइम सेव करना होगा।
और इनकम टैक्स में टाइम देना होगा। ये आपको शुरू से समझ के चलना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, Prithvi Associate is engaged in supplying of taxable goods. It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provision of GST law. You are required to enumerate such activity if any. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, शेड्यूल 1 के पूरे ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे पूरे। अगला, composite supply is treated as supply of that particular goods or services which attract the highest rate of tax for the purpose of considering tax liability and examine the validity of the statement. पहली लाइन क्या लिखूंगा, इनवैलिड नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते, लॉ थोड़ी लिख रहे हो, इनकरेक्ट, इनवैलिड नहीं लिखना, इनवैलिड लिखना ही नहीं, इनवैलिड कोई वर्ड ही नहीं है, पूरे जीएसटी में इनवैलिड वर्ड नहीं पढ़ा है मैंने आपको कभी। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स है, यही गलतियां करके आते हैं हम एग्जाम्स में, ठीक है। अगला देखो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और and or possession is necessary for transaction to constitute supply of goods. This statement is true. अच्छा, एक अच्छी आदत सिखाता हूं, अगर कर सको तो ये अच्छा है। जब भी आप कोई लिखे हो कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, जो भी ऐसा कुछ लिख रहे हो, हमेशा इसको एक लाइन में लिखना, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद रीजन लिखना, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और क्या है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कोई अलग सी चमत्कार चीज नहीं है। आप कभी इंस्टीट्यूट मैट के कभी कोई क्वेश्चन और उसके आंसर देखना, बहुत प्यारा प्रेजेंट करते हो। आप बोलोगे सर ये तो कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है, अपन उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बना सकते, तो कोई दिक्कत थोड़ी कि सर प्रेजेंटेशन तो वैसा रख सकते हैं अपन, मार्क्स कवर करते हैं ना सर जहां हो सके। अगला, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, रीड विद शेड्यूल 1। बताओ भाई ये सप्लाई है कि नहीं। तो लेगा, मैन्युफैक्चरर हैव अ फैक्ट्री इन डिपो, फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई, both the establishment are registered in respective state. Finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration so that the same can be sold from the depot. बोलो भाई सप्लाई है कि नहीं है। शेड्यूल 1 सेकेंड ट्रांजेक्शन याद है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, पढ़ के आए थे सर। ये है कि नहीं सप्लाई, है ना सर, भले ही विदाउट कंसिडरेशन है। चलो अगला बताओ, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर, ठीक है। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। क्यों नहीं है, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसलिए नहीं है सर, अदरवाइज होता। कभी भी ऐसा लिखा रहे, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, यस, पहले तो यस लिख देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि सर अगर डिफरेंट नहीं होता तो ये पूछा क्यों है मुझसे। सर 95% ऑफ द केसेस में यस ही होने वाला है सर, आंसर डिफरेंट है तब तो उससे मेरे से मेहनत कराएगा, तब तो मार्क्स है सर। आ रही बात समझ, ये सब स्मार्टनेस होनी चाहिए। और बिजनेस यूनिट से रिलेटेड है तो सप्लाई माना जाता है और जीएसटी है सर। हाँ नहीं 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 नहीं, किस में बोल रहा है तू। हाँ ओनली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। वहां का वेल नोन लॉयर है, यहाँ पर कैसे पता डिपेंडेंट है कि नहीं है। अरे समझ, ठीक है, डिपेंडेंसी आपको एज्यूम करना पड़ता है। ओनली और मेनली डिपेंडेंट है वहां पर, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ओनली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंसी की बात नहीं है, ठीक है। फैमिली मतलब वहां पर उन्होंने डिफाइन किया रिलेटिव में, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन देखना है ना सर, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। लास्ट टाइम मैंने ना इसका एमसीक्यू और केस सिनेरियो डाला है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट वाले लोगों के लिए, उसको जाके देखो। टेस्ट में भी लिया था मैं ये बोल रहा हूँ अगर देखना है ना तो वो क्वेश्चन जाके देखो, जहां जो अमेंडमेंट नहीं हुआ उसको देख सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है वो। इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली पॉइंट को उन्होंने उस छोटे से एमसीक्यू और केस सिनेरियोज में कवर किया है, जो कई बार आप एग्जाम टाइम में इग्नोर कर देते हो, ठीक है।
State whether the following supplies would be treated as supply of goods or services as per schedule 2. तो ये तो बहुत इजी होने वाला सर. बताओ, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, यस और नो नहीं बताना है. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वाह 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 गुरुजी वाह. Goods forming part of the business asset are transferred or disposed of by under direction of person carrying on the business as no longer form part of those assets. ये सर्विस गुड्स. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स. हाँ, आधे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे. ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स है, टाइटल ट्रांसफर ही नहीं किए सलाई को. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulate that property shall pass at the future date. Goods. Supply of goods to a customer free of cost is covered under schedule 1. Supply of goods to a customer free of cost is covered under schedule 1, क्योंकि schedule 1 without consideration ही चलता है सर. मैं तो पूछ रहा हूँ. परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल. अबे मैं तेरे को अपनी दुकान से अपना एसी ही बेचा हूँ साले, बिजनेस एसेट है वो. अबे तेरी तो मेरा पर्सनल यूज के लिए आया, मैं, तू कस्टमर है, मैं तेरे को बेचा, मेरा कहां से आ गया? क्यों? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट बेच तो दिया तेरे को. नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है. कस्टमर आईटीसी लेता ही नहीं है सर. बात ही करता हूँ, बात ही करता हूँ. आप जहां से खरीद के फाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है सर. मैं आगे जो बेच रहा हूँ उस पे सिंपल सी बात है सर. इसको सप्लाई मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते सर. इस पे जीएसटी की बात ही नहीं है सर. फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आपने और कस्टमर आईटीसी लेगा ही नहीं सर. मैं पीछे क्या करके आया, उससे आपको क्या करना है? आ रही है बात समझ? छोटा सा पॉइंट था. और पता है ये क्वेश्चन लिटरली जबरदस्त, बहुत सड़ा सा है, मतलब एकदम ज्यादा ही बेसिक पे उतर के पूछ दिया था. मई 24 में आया था, सॉरी मई 23 में. अपरी वाली हरकत. अच्छा हुआ मैं रिकॉर्डिंग है, नहीं तो अभी तक बहुत कुछ सुनती फ्लो में. ठीक है, तो सर क्या बोलते हैं, ये मई 23 में आया था और मतलब इतना ज्यादा बेसिक हो गया था जीएसटी का कि बच्चे इस लेवल पे पड़े हुए थे, तो किसी को दिमाग में नहीं सोचा कि इतना बेसिक लेवल पे भी सोचना था. अरे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कुछ दोगे तो वो तो वैसे ही जीएसटी में नहीं है, और कस्टमर आईटीसी लेगा कैसे? लोगों ने इसको शेड्यूल 1 में ट्रीट करके आया था, क्योंकि आदत है ना, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट एनी कंसिडरेशन. सर शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है, बट उसमें आईटीसी भी तो लिखा हुआ है ना. बहुत अच्छा छोटा सा पॉइंट है. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2. बताते जाओ फटाफट, बताओ. गुड्स की सर्विस, सर्विस. नेक्स्ट, नेक्स्ट गुड्स. द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्या लगता है सर? ठीक है, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हायर परचेज है ना सर, ओनरशिप ट्रांसफर होगी सर. State whether the import of service in the following independent cases would amount to supply under section 7. बताओ भाई, पहला वाला बताओ. बोलो सर. मतलब सप्लाई है कि नहीं है सर? है ना सर. नेक्स्ट वाला बोलो. याद रखना इस बार ब्रदर है. ये देख, ब्रदर का केस आया तो डिपेंडेंसी दिया, क्योंकि अगर ब्रदर होता और यहाँ पर होली इंडिपेंडेंट हो जाता ना, पढ़ते ही क्यों फिर वो रिलेटेड की कैटेगरी से ही बाहर हो जाता. नहीं, पहले सेकंड तो बताओ. सेकंड क्या है? नहीं है सप्लाई. क्यों? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है. नेक्स्ट,
क्या बिजनेस से रिलेट करता है? यस, ये सप्लाई है। अगला देखो, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैव सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू अकबर रिटेल स्टोर। सर क्या ये सब चीजें अलग से बिक सकती है? हाँ सर। डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली इन द सेम। ठीक है। अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 लाख फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपाउंडेड डिस्काउंटेड प्राइस। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई, कंपोजिट की मिक्स्ड? सोच लो, अभी कुछ बोले कंपोजिट, अभी कुछ बोले मिक्स्ड। बताओ भाई, कंपोजिट की मिक्स्ड? मिक्स भी नहीं है। मिक्स तो नहीं है क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज नहीं कर रहा सर, हर की अलग अलग प्राइस सेपरेटली शो कर रहे हैं। तो कंपोजिट, कंपोजिट की तो बात ही नहीं होती सर। तो ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। आ रहा है समझ? ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ना ये कंपोजिट ना ये मिक्स्ड, ये दोनों ही नहीं है सर। क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज करता तो मैं इसको मिक्स बोल देता, सिंगल प्राइस चार्ज ही नहीं किया, सबका अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। समझ आया? अगला देखो, मणिकर्ण, a registered supplier of Delhi has supplied 20,000 packets at ₹30 each to Mukhija gift shop in Punjab. Each package consists of 20 chocolates, 2 fruit juice bottles, and a packet of toy balloons. Determine the rate of GST applicable. बताओ भाई, मिक्स की कंपोजिट? ये मिक्स है, क्यों? सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं सर। ठीक है, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग बिक सकती थी, मिक्स्ड है। कौन सा रेट लूं? हाईएस्ट रेट 18%, तो 20,000 इंटू 30 इंटू 18%। ठीक है, चलो अगला, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ हेवी स्टील मशीनरी। ये वाला आंसर उधर देगा, बाकी सब शांत। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड इट्स कस्टमर कंटेनर ट्रक्स इक्विप्ड विथ आइटम्स लाइक रिपेयर। सर सामने है ना सर? ठीक है, यहाँ सामने, हाँ यहाँ सामने, बहुत स्पीड से नीचे से ऊपर आया अपना आंसर से। आइए ना सर सामने। हाँ सर, विथ आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल टूल्स, parts etc from Haryana workshop to its own repair center located in other states across where the client's machinery are being bought and are being repaired. Discuss the leviability of GST on the interstate movement of trucks from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing center located in other state across India. बताइए सर। है? तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानते सर हम। जल्दी बता, जल्दी जल्दी। सर अदर स्टेट से तो डिस्टिंक्ट पर्सन ही है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अदर स्टेट है मतलब डिस्टिंक्ट ही होता है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ रिपेयर है ना, तो आपके हिसाब से सप्लाई है कि नहीं? क्यों? तो व्हाट, अदर स्टेट हुआ तो हम, मेरा ही सेंटर हो, अगर मेरी अरम इंस्टीट्यूट मुंबई में है तो हम अलग अलग है।
बोलो सर जी, इतना देर लगाओगे तो हो गया। चल मैं बोल रहा हूँ जीएसटी नहीं है, पर रीजन, बिना रीजन के तो सब बकवास है। सर सिंपल सी बात है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स है सर। ट्रक का रिपेयर कहाँ है सर? हाँ, पार्ट्स के सप्लाई पे मैंने कब मना किया सर? ये तो सिर्फ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक है, हमने पढ़ के आया था सर, सर्कुलर था। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वीनियंस पे जीएसटी नहीं है। आप पार्ट्स वगैरह लेके जाओ रिपेयर पर्पस के लिए तो उस पे जीएसटी है। अच्छा क्वेश्चन है, पता है पूरे पैराग्राफ तक आपको रिपेयर पे घुमाया है वो, आखिरी में आके ये पूछ दिया कि गाड़ी चल रही है, रिपेयर से मतलब ही नहीं है। तो गाड़ी के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है, रिपेयर के लिए पार्ट्स वगैरह लेके जा रहे हो उस पे जीएसटी है ना सर। नहीं, हमको सिर्फ ये बताना है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स पे जीएसटी नहीं है सर। ठीक है, अगला अगला, सरवाना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दारू तो बाहर है जीएसटी से, therefore it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor for which the state government has charged specified fee from it। बोलो भाई इसका क्या करें? तो लाइसेंस की बात है सर, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लाइसेंस, बोलो भाई इस पे जीएसटी नहीं है सर। दारू पे नहीं है तो इस पे कहां से आएगा? लाइसेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। बस खत्म, इतना ही था आपका। थैंक यू, धन्यवाद।